आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, सरज़मीन हैदराबाद फ़नकारों के लिहाज से बड़ी ज़रख़ेज़ है। इस सरज़मीन ने हमें कई नामवर फ़नकार दिए हैं जिन्होंने अपने फ़न के शानदार मुज़ाहरे के ज़रिए दुनिया भर में हैदराबाद दक्कन का नाम मशहूर कर दिया। इन्हीं में एक नाम सफ़ी क़ादरी का भी आता है, जिन्होंने बचपन से अपनी अदाकारी के जौहर दिखाना शुरू किया। साल 1984 में बनी बॉलीवुड फिल्म एक आसमान कई दिशाएं में चाइल्ड आर्टिस्ट से डेब्यू किया। फिर इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में कई ड्रामे किए और फिर 1991 से वो अंग्रेज़ी थिएटर से जुड़ गए और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी फ़नी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सफ़ी क़ादरी ने हैदराबाद में बनाई जाने वाली फिल्मों में भी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, आई विल बी देयर, ओके? ठीक है। सफ़ी क़ादरी ने 2017 से मल्टी लैंग्वेज थिएटर वर्कशॉप के ज़रिए 500 से ज़ायद आर्टिस्टों को एक्टिंग की बारीकियाँ और गुर सिखाकर इन्हें मौका फराहम किया है और इन्होंने मलेशिया में भी बच्चों के लिए वर्कशॉप रखा और इन्हें भी अदाकारी की नोक पलक सिखाए। तो आइए दोस्तों, आज हैदराबादी सितारे में आपकी मुलाकात करवाते हैं थिएटर और फिल्म के मशहूर अदाकार सफ़ी क़ादरी से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी और कैरियर की जुड़ी ख़ास बातें। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। सफ़ी साहब, बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे साथ मौजूद हैं अपनी दिल की बातें बताने के लिए और कैरियर से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानी साहब। सबसे पहले तो मैं जाहिद अली ख़ान साहब, ज़हीर अली ख़ान साहब और आमिर अली ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सियासत टीवी के सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए, शुरुआत हम आपके बचपन से करना चाहेंगे जी, क्योंकि आपने 1984 में बहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट जी डेब्यू किया था। बॉलीवुड की वो मशहूर फिल्म जिसका नाम एक आसमान कई दिशाएं। जी। वो किस तरह आपने अपने जर्नी का आगाज़ किया था, उस बारे में बताइए। ये तो आप मुझे बचपन में ही ले चल रहे हैं। माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, आप हमारी चिंता मत क्या करो। 1984 का वक्त था। मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में था तो हमारे एक दादी के एक दोस्त है जो एक फ़िल्म बना रहे थे, बॉलीवुड के थे। तो कई सारे हैदराबाद में शूटिंग हो रही थी, कुछ हिस्से की उसकी, तो उनके लिए एक मेन आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। ये फ़िल्म जो थी जो बच्चों पे बनी गई थी, तो मेन किरदार उसके एक लड़का एक लड़की थी। तो उसके लिए सौों के लोग ऑडिशन दे रहे थे। तो जब भी मेरा रुझान नहीं था उस तरफ, तो डैडी के साथ हम जाते थे आते थे। तो फिर प्रोड्यूसर की निगाह मेरे पे पढ़ के बोले, उसके एक साल पहले 1983 में मासूम आया था। अच्छा। जुगल हंसराज का। तो उस समय मैं दिखता वैसी था, जुगल हंसराज की तरह। तो सब लोग मुझे, अरे ये देखो मासूम का बच्चा है क्या, बोल के कन्फ्यूज़ होते थे। तो नज़र पड़ने के बाद फिर डैडी को बोले, क्या ये एक्टिंग कर सकते हैं? तो डैडी बोला, आप ही करा लो, पूछ लो। तो फिर एक ऑडिशन लिए, फिर बहुत खुश हुए वो लोग। वहाँ से फिर सिलसिला जारी हुआ, करते गए काम। राजू माँ, लास्ट पेपर भी अच्छा हो गया। अरे वाह, अच्छा है भाई, अच्छा हुआ, अच्छा। तो बहैसियत आप चाइल्ड आर्टिस्ट अपने कैरियर का आगाज़ तो कर दिया जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जुड़ती है, वो ये कि जब आपको बॉलीवुड में इतना अच्छा ब्रेक मिलने के बाद, उसके बावजूद आपने अपने कैरियर को इस डगर तक नहीं पहुंचाया
जहाँ तक लोग उम्मीद करते हैं, तो उस बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, देखिए उमूमन होता यूँ है, ख़ास करके हमारे घरानों में, हमारे इन द सेंस के हम कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। वालिद साहब एक आरबीआई में मुलाजिम थे, मेरे वालदा टीचर थे स्कूल में। तो हाँ, ऑफ कोर्स डैडी बचपन से हम जो देखते आते थे वो थिएटर काफ़ी करते थे, प्रोफेशनल थिएटर। एक हैदराबाद के बहुत पुराने थिएटर से जुड़े हुए थे और हम अक्सर उनको रिहर्सल्स करते हुए उनके ड्रामास देखते थे। हुआ यूँ कि ऑफ़र्स आए मुझे इस फिल्म के बाद। एक तो अपना पहलाज नीलानी के पास से ऑफ़र आया था, फिर गिरीश कर्नाड की मूवी का एक ऑफ़र आया था, लेकिन उस समय हमें रोक दिया इसलिए गया था कि नहीं अभी आपकी उम्र नहीं है, पहले आप 10th पास कर लो, फिर आप जो करना है करो। उसके बाद 10th पास करे बाद नहीं, ये तो देखो क्रूशियल ईयर है, इंटर पहले ख़त्म कर लो एक बार, फिर जो करते कर लो। अच्छा। उसके बाद घर में बोलते अरे इंटर हो गया बाद जो ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन ख़त्म करते ये आपका है, आप जो चाहे कर लो। अब उसके बाद शादी कर लो, 20 बच्चे आ जाते, सब आ जाते, क्या करियर ख्वाबों में ख़त्म हो जाता सब। बहरहाल मेरे साथ कुछ हद तक वैसा हुआ, लेकिन नहीं हुआ। मेरे माँ बाप भी काफ़ी सपोर्टिव थे और मेरे बड़े भाई भी काफ़ी सपोर्टिव थे। हाँ, 10th तक मैं कुछ नहीं किया पढ़ाई ख़त्म होने का। उसके बाद से थिएटर करता गया, ऑल इंडिया रेडियो में भी कुछ काम किया, फिर दूरदर्शन पे किए, उसके बाद में चलता गया सिलसिला। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई की तरफ जी, आपके वालिदैन बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि भाई सबसे पहले आप पढ़ लें, उसके बाद अपने कैरियर को चुनने के लिए या तो फिर आप एक्टिंग करें या फिर जॉब करें, जो आप चाहते हैं वो होगा। जी तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए आपने इसको पीछे ही रखा। जी, मेरा मानना ये भी है कि आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, तालीम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। जो आदमी एजुकेटेड होता है जी, वो बहुत वसी तजुर्बा रखता है। बिना तालीम के आप एज एन आर्टिस्ट अपने कैरियर को चुनते हैं तो बाद में दिक्कतें भी आ सकती हैं। बेशक बेशक कुछ चीज़ें होती है। देखिए, सिर्फ तालीम ही नहीं, एक आर्टिस्ट बनना है तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि ड्राइविंग है, हॉर्स राइडिंग है। पहले के ज़माने में तो देखिए हॉर्स राइडिंग को भी आपको एक प्रीरेक्विजिट माना जाता था एक्टिंग में, ड्राइविंग के लिए भी वो होता था, कार चलाने। अब कई सीन्स होते हैं, शॉट्स होते हैं, एक कार का सीन हो जाता है, शॉट हो जाता है। अगर आपको कार चलाने नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो उसी तरीके से तालीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन एक चीज़ है सफ़ी साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपके वालिद मोहतरम आरबीआई में मुलाजिम थे जी, और शौकिया तौर पर वो प्ले वगैरह से जुड़ गए थे और प्लेस करते थे। जी, शायद उसी का बाय ब्लड आप में वो चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से आप इंग्लिश थिएटर की तरफ राग़िब हुए और थिएटर से जुड़ गए। जी। तो उसका कैसा रहा तजुर्बा और किस तरह ये हालात बने, उस बारे में ज़रूर बताइए। आप कह ज़रूर सकते हैं कि इट रन्स इन माई ब्लड। ये मेरे डैडी से ही आए हैं जीन्स, मुझे और मेरे बड़े भाई को भी थिएटर का। थिएटर बोलो या एक्टिंग बोलो, बट बेसिकली मेरा पैशन रहा है थिएटर। फिल्में और सीरियल्स और वेब सीरीज़ तो अब चालू हुए हैं, वो तो सेकेंडरी था। जब मैं पहला प्ले किया था इंग्लिश थिएटर में, एक एक्सप्रेशंस करके एक थिएटर कंपनी थी जो 89 में फॉर्म हुई थी। मैं उसका फाउंडिंग मेंबर था, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरा 1990 से, उससे मैं जुड़ा। ओके। रिहर्सल्स के लिए हम लोग मारटपल्ली जाते थे रोज़ सुबह 7 बजे। जब उस ज़माने में हमारा मकान था विजयनगर कॉलोनी में, तो विजयनगर कॉलोनी से मारटपल्ली रोज़ सुबह जाते थे 7 बजे रिहर्सल। मेरा पहला प्ले जो मैं किया था वो था नील साइमन का द स्टार स्पैंगल्ड गर्ल। मैं उसमें किरदार तो नहीं निभाया था, बट बैक स्टेज काम किया था। आई वॉज द प्रॉम्प्टर ऑफ दैट प्ले। ओके। तो एक प्रॉम्प्टर होते हुए भी सारा प्ले मुझे बाय हार्ट था। अच्छा। वैसे तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। उसके बाद से कभी पीछे नहीं हटे, हर प्ले करते गए और आगे बढ़ते गए। जी। जहाँ आप प्ले का जिक्र करते हैं तो एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि देखिए आजकल जो थिएटर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बदल सा गया है। पहले के दौर में जब आप 90s का जब आप जिक्र कर रहे हैं, वो थिएटर में और आज के थिएटर में काफ़ी बदलाव आया है। इसकी एक अहम वजह हम ये भी मानेंगे कि सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगियों में एक नई जगह बनाई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी,
देखिए, करंट मौजूदा हालात में सोशल मीडिया बहुत बड़ा किरदार प्ले करती है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि थिएटर की जगह जब जो थी आज भी वही है। फ़र्क इतना है, लोग जब भी थिएटर आते थे आज भी आते हैं। सोशल मीडिया आप कितना भी आप हो जाने दो, कितना भी आप इन फ्लरिश होने दो, यूट्यूब है, ये है, अभी आजकल देखिए आप प्लेस भी आपको सोशल मीडिया में मिल रहे हैं, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे कैमरा रख के शूट कर लेके प्ले आप एक सोशल मीडिया में देखने, और थिएटर का मतलब है लाइव परफॉर्मेंस। आपको सामने, ऑडियंस के सामने इंटरेक्शन होता है आपका। वहाँ पे कोई टेक रीटेक नहीं होता है, सिर्फ एक ही टेक होता, नहीं तो घुटने टेकना पड़ता है बस। लेकिन वो मज़ा जो है आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा। देखिए सफ़ी कादरी साहब, आप एक थिएटर के आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट तो मैं बाद में कहूँगा, तो आपका नज़रिया तो यही रहेगा कि भाई थिएटर थिएटर है। बिल्कुल। लेकिन देखिए सोशल मीडिया ने सारे के सारे फील्ड को, आप फिल्म ले लीजिए, थिएटर ले लीजिए, या एंटरटेनमेंट की फील्ड हो, सभी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। बेशक ये चीज़ से तो मैं आपसे आपको इत्तेफाक रखता इत्तेफाक हूँ। करना पड़ा, बिल्कुल। इत्तेफाक, बेशक बेशक सही है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ वजूहत भी ये भी है, और एडवांटेजेस भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस ये है कि देखिए, हमारे ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया भर में इतने कलाकार हैं, जो कलाकार नहीं भी है, सोशल मीडिया आने के बाद उनके अंदर का कलाकार जाग रहा है। हर एक आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो उनको एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो वो छोटे से भी कर सकते हैं। लेकिन थिएटर का जो है, थिएटर का मज़ा सिर्फ थिएटर का ही है। नहीं, ये तो आपने फिर वहीं पे आके हाँ, लेकिन और एक मुझे चीज़ मैं रोक बताऊंगा। दिया। नहीं, मैं और एक चीज़ आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं रोक के। उस टाइम पे थिएटर जो होता था और आज का जो थिएटर जो आप बता रहे हैं, उस टाइम पे ये सब चीज़ नहीं होने की वजह से हमको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती थी। थिएटर जिंदा होता है स्पॉन्सर्स की वजह से, टिकट सेल से बहुत कम आपको होता है, ठीक है। आज के दौर में आपको स्पॉन्सरशिप्स नहीं है। अगर खुसूसन अगर आप हैदराबाद में देखें, प्रोफेशनल थिएटर बहुत कम है, बहुत यानी नहीं के बराबर है, बेशक। नहीं के बराबर है। अब जितने भी आप थिएटर कंपनीज आप देखते हैं या थिएटर प्लेस जो देखते हैं, वो सब एमेच्योर थिएटर्स है। प्रोफेशनल लेवल पे कोई थिएटर नहीं मिलेगा आपको, जैसे कि आपको कलकत्ता या मुंबई में काम होता है। हैदराबाद में बहुत कम हो गया, एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन अब स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत कम हो गए, उसकी वजह से आपको थिएटर भी कम हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा चलने लगा। नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए हैदराबाद की जहाँ तक हम जिक्र करते हैं, या हैदराबाद जब आपके जहन में आता तो थिएटर का रिवाज कम ही रहा है हमारे पास। और आप देखिए यहाँ पर कॉमेडी प्लेस का रिवाज बहुत ज़्यादा रहा है और रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप जितने भी आप थिएटर करते हैं जी, ऑडियंस का उतना अच्छा रिस्पांस आपको नहीं मिल पाता है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि हमारा जो शहर है हैदराबाद महदूद है, तो यहाँ पे सिर्फ हंसने हंसाने का अपने को ज़्यादा अपने को वो है। तो आप थिएटर भी अगर करेंगे, प्लेस ड्रामे जो भी करेंगे, मिजाहिया अगर होंगे तो वो बहुत पॉपुलर और हिट होंगे ऑडियंस में। एक्सपेरिमेंटल थिएटर अगर आप करने जाएंगे या संजीदा ड्रामे करेंगे या करेंगे, तो उसके लिए उतना आपको नहीं है, स्कोप्स नहीं है। स्कोप्स नहीं है। बेशक। पहली बार तो स्पॉन्सर नहीं है, अरे ये कौन देखते यार, सीरियस ड्रामा है ये, ऐसा है, नहीं देखते कोई भी, कुछ कॉमेडी लेके आओ देखेंगे अपन। आप कॉमेडी करो, हंसाओ लोगों को, अरे भाई दिन भर का स्ट्रेस निकालने को यहीं तो आएंगे लोग, कहाँ जाएंगे, नहीं तो उसमें भी आके रोना बोले तो। फिर ये सारी चीज़ें आपको मालूम है जी, तब भी आप थिएटर से जुड़े हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसकी अहम वजह क्या है? मेरा क्या है, माई बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, हर इंसान स्ट्रेस में होता, स्ट्रेस निकालना है, तो मेरा बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर थिएटर है। अच्छा। मैं स्टेज पे करके, थिएटर में करके अपना पूरा स्ट्रेस बाहर निकाल लेता हूँ। आई मीन आई फील फ्रेश पर्सन। जितना भी गुस्सा निकाल लो, सब निकाल लो अपना। मतलब ये कि आप घर में गुस्सा नहीं करते, थिएटर में जाके गुस्सा करते नहीं, ऐसा नहीं है, अंदर की भड़ास निकालना है। डकार जो आती है वो निकालना है। हैं? ओके ओके। चलिए, जब आपने जिक्र किया कॉमेडी का, तो हैदराबाद में बनाई जाने वाली बहुत सारी फिल्मों में भी आपने काम किया है। थिएटर और फिल्म में बहुत डिफरेंस है। जब मैं पहली बार जब हैदराबादी फिल्म फर्स्ट टाइम जब मैं किया, ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो वैसा महसूस नहीं हुआ, बट ये एक अलग डिफरेंट मीडियम है, वो एक अलग डिफरेंट मीडियम है। इट्स
चलते रहा सिलसिला बस। नहीं नहीं, एक बात है कि भाई जब आप थिएटर कर रहे थे जी। तो काफ़ी वसी तजुर्बा था होगा जी। तो जब आप फिल्म का ऑफर आया हाँ तो आपने आसानी से उसको कबूल किया। जी। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि भाई थिएटर का बिल्कुल अलग इम्पैक्ट है या। और जब आप एक्टिंग करते हैं फिल्म में वो थोड़ा सा डिफरेंट शेड है। हाँ, क्योंकि देखिए थिएटर में थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है आपको और फिल्म में उतना नहीं है। और मुझे ये फिल्म में पहली बार जब लिया गया था कि मैं एक थिएटर का आर्टिस्ट हूँ करके, ये लोग संजय पंजाबी उन्होंने भी थिएटर से जुड़े हुए थे, तो वो मुतासिर होके नहीं नहीं ये कैरेक्टर आप ही करना है बोल के मेरे को कास्ट किए थे उसमें। आई थिंक गफूर गिची का कैरेक्टर था वो आदाब हैदराबाद में। तो इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर। फिर अच्छा गया, मज़ा आया उसमें भी करने। हाथों पाँव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अब भुगत साले। ये क्या बोल रहा है रे? हैदराबादी फिल्में जो है ज़्यादातर अपने लैंग्वेज के ऊपर या हैदराबादी उसके ऊपर जाते हैं। बहुत कम फिल्में हैं जो कि एक अलग एसेंस लेके चलती हैं उसमें। नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप इसलिए कह रहे हैं कि आप थिएटर से आते हैं जी। तो कुछ एक्टिंग के गुर बताने के लिए जी। हैदराबादी फिल्मों में वो मौका अता नहीं होता। बिल्कुल सही बोला आपने जानी भाई। थिएटर का जो कलाकार होता है, जो फनकार होता है, उनको ये हैदराबादी फिल्मों में अदाकारी दिखाने का ख़ास मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये हल्की फुल्की चलती फिरती कॉमेडी होती है। इसमें वैसे पावरफुल कैरेक्टर्स नहीं होते, उतना वक्त नहीं होता, ये सिर्फ भागना है। उसी तरीके से सेटिस्फैक्शन तो होता नहीं है थिएटर के कलाकार को। सही बात है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट और बेहतरीन अदाकार सफ़ी कादरी साहब से। ब्रेक से पहले आपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें और थिएटर से जुड़ी ख़ास बातें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। उसी दरमियान आपने गुफ्तगू के दौरान कहा कि भाई फिल्मों में वो चीज़ आप कर नहीं पाते। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर जुड़ता है, वो ये कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरिट बेस पर फिल्में नहीं मिलती, इसकी क्या वजह है? ये सवाल पूरी तरीके से मैं इत्तेफाक नहीं रखता आपका। मेरिट बेसिस पे काम मिलता है, कुछ जगहों पे नहीं भी मिलता है। अगर आपके पास टैलेंट है, से फॉर एग्जांपल अगर आप एक डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा है और आपके एक किरदार में यही कर सकता है, तो आप ज़रूर उसको लेंगे, ना कि किसी के रिकमेंडेशन से आप लेंगे। ये तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ रिकमेंडेशन भी होना ज़रूरी है। टैलेंट है, कई लोग हैं, लेकिन अपने ताल्लुकात की वजह से उनको काम नहीं मिलता, वो बात भी है। दोनों बात सही है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए जितने सारी फिल्में बनती है उसमें हम जो देखते हैं जी, वही चेहरों को रिपीट किया जाता है। इसकी एक अहम वजह आप क्या मानते हैं? क्या लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, इसकी ये वजह ये है कि देखिए अब जो प्रोड्यूसर है, जो पैसा लगा रहा है फिल्म के लिए, वो अपनी सिक्योरिटी भी देखता है। अगर कोई नए कलाकार को लेकर आएंगे तो उनकी फिल्म बिकेगी, उनकी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, तो वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं। इस वजह से वही रिपीटिशंस होते हैं। आपको टैलेंट अगर आप है, अच्छे से टैलेंट को अगर आप पेश करेंगे तो यही जनता है, यही पब्लिक है हैदराबाद की, अपनी यही आवाम है जो यही लोगों को पसंद किए। जब ये लोग भी तो फर्स्ट टाइम आए थे जब पसंद किए थे, तो हो सकता कोई और नए कलाकार आएंगे तो उनको भी पसंद करेंगे। ये तो आपका मानना है जी। जिन्होंने भी
इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए हैं, जी उन्हीं को काम मिलता है। जी जबकि मेरा जो सवाल था, जी। मेरिट बेस पर फिल्में नहीं मिलती। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरिट बेस पे भी मिलते हैं। हाँ, हर जगह पॉलिटिक्स होती है, हर जगह चीज़ें होती है, जो इसको जो है सो थोड़ा बहुत होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं सही है, जो जम गए अब उन्हीं की चल गई वैसा। तो आप क्या मानते हैं, अगर इस तरह इंडस्ट्री में दबदबा रहेगा तो फिर नए कलाकार किस तरह जुड़ पाएंगे, नए लोगों को काम किस तरह मिलेगा? नहीं, देखिए कई लोग तो देखिए नए टैलेंट को काफ़ी मौका भी दे रहे हैं। और अभी अगर हैदराबाद इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं तो हैदराबाद इंडस्ट्री तो अब बची कहाँ है, ऑलमोस्ट हालात की वजह से तो ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। अब रहा सवाल नया टैलेंट, इतने प्लेटफॉर्म्स है तो आपको टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आज हर कोई अपना अपना टैलेंट इस पर दिखा सकते हैं, और दिखा रहे लोग, दिखा के उससे ज़्यादा शोहरत कमा रहे हैं। जो हमारे जो अब जो जमी भी इंडस्ट्री है वो कलाकारों से ज़्यादा ये यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग आके अपना टैलेंट दिखा के उसमें अपना नाम कमा रहे हैं। नहीं, लेकिन सफ़ी कादरी साहब, एक चीज़ आप भूल रहे हैं, जब आपको इतने सारे स्कोप्स आ गए हैं, इतने सारे टैलेंट बताने का भरपूर मौका मिल रहा है, उसके बाद एक सवाल यहाँ पर जुड़ता है जी, क्या आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, अपना नाम बना पाएंगे? देखिए, कोई भी एक फिल्म हिट होती है, आप एक रोल के लिए वाह वाह ताली बजती है, उसके बाद नाम होना बहुत ही मुश्किल सा लगता है नाम मुझे। नहीं, देखिए नाम एक बार मिल जाना आसान है, उसको रिटेन करना, उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में कहाँ हो पाएगा? देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बिल्कुल। तो आप क्या क्या बोल के देखेंगे? आप ये बताइए। आप एक सेकंड भी अगर आप बोर हो गए तो पलटा देके दूसरा आ जाएगा आपके पास। तो इससे नुकसान भी तो हुए हैं। नुकसान तो है, टैलेंट तो आपको आ रहा मैं है। वही बोला, देखिए इसके मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक सेकंड अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाए हैं 10 मिनट का, तो अगर आपको एक 2 सेकंड या 10 मिनट 5 मिनट के वक्फे के अंदर एक 10-20 सेकंड अगर आप बोर हुए, आपको पलटा दे के दूसरे पे चले आएगा कोई भी। वही तो मेरा कहना है। तो इतना फास्ट मूविंग हो गया है, इतना फास्ट मूविंग हो गया है, और आपको कट टू कट रखना है हर चीज़। सही बात है। तो वही वजह है कि देखिए, पहले के दौर में एक जो फिल्म बनती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जी। है ना, अभी वैसा नहीं है। आजकल पब्लिक के पास उतना वक्त नहीं है, एक बार फिल्म देख लिया तो बहुत हो गया बोल रहे हैं। पहले फुर्सत से 10 बार 20 बार 50 बार मैं ये फिल्म 50 बार देखा 40 बार देखा बोलते थे लोग। आज एक बार थिएटर में जाके देखने के लिए नहीं है टाइम। नहीं, इसकी वजह ये भी है कि एंटरटेनमेंट इतना आसान हो गया है। हाँ, बिल्कुल यही है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, क्योंकि आप खुद हैदराबादी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और बहुत सारी आपने फिल्में की, लेकिन आजकल जो फिल्में बन नहीं रही हैं और रिलीज़ भी नहीं हो रही हैं, इसकी अहम वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, अहम वजह मेरे मानने नहीं मानने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मेरा जो ओपिनियन है, फिलवक्त 2 साल 3 साल से तो ये अपने 2 साल से तो ये वबा की वजह से फिल्में वो हो गई हैं। थोड़े बहुत फिल्में अभी फ्लोर पे हैं, बट उनका क्या अंजाम होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बेशक। रहा सवाल हमारे फिल्मों में, एक तो लैंग्वेज ज़रा गिर जा रही है, और जो हैदराबादी हमारी मिठास है उसको लोग नेगेटिव वे में लेने लगे हैं। अगर इसमें अगर सुधार लेकर आएंगे आप, तो शायद हो सकता है कि वापस से फिर से बने, वो मुकाम अपना बना सकते हैं वापस। नहीं, लेकिन सफ़ी साहब, अभी देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हो गए हैं जी, जिसमें आपको वही कंटेंट मिल रहा है। एग्जैक्टली वही तो है ना, कितना बोल के लोग देखेंगे, थिएटर में जाके भी वही देखें। आप वही यूट्यूब खोलो तो उसकी अहम वजह तो वही है। आपने जिस तरह ब्लेम किया कि भाई हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा फक्कड़पन आ गया है, जिसकी वजह से फिल्में नहीं बन पा रही है। कंटेंट हट के दो आप, जो आपको ना मिले यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पे हो, तो लोग फ्री में देखेंगे ना, थिएटर में जाके आप क्यों देखेंगे? हाँ, यही है ना मेन। या फिर सब्जेक्ट इतना अच्छा बना, वो तो सब्जेक्ट्स तो खैर बहुत है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मेल खाता ही खाता है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, लेकिन आपको चॉइस ऑलरेडी है, फ्री की चॉइस, तो थिएटर में जाके बंदा क्यों देखेंगे आपका मूवी? हाँ, यही है बस। अब लोगों को जो है एक्चुअली फ्री की आदत
अब एक एग्जाम्पल चुकी बताता हूँ है। आपको, हैदराबादी पिक्चरों में कई फिल्में हैं, अच्छे चले, अच्छा पैसा भी कमाए, 2-4 फिल्में, कई लोग थिएटर में नहीं गए, वेट कर रहे थे, अरे यूट्यूब पे कब आ रही यार वो, आए तो देखेंगे, मतलब देखेंगे ज़रूर मगर यूट्यूब पे आने का इंतज़ार करेंगे फ्री में देखने की, थिएटर में जाके देखेंगे नहीं। और जब तक थिएटर में जाके देखेंगे नहीं, प्रोड्यूसर सेफ होएगा नहीं, फिल्में चलेंगी नहीं, वो चलेंगी नहीं, प्रोड्यूसर सेफ होएगा नहीं तो दूसरी फिल्म बनेंगी नहीं। सही ये है। हो जा रहा है। सही बात है। अच्छा, लेकिन एक बात है सफ़ी साहब, आपने बहुत सारे फिल्में किए, बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारा काम किया, लेकिन आज भी लोग आपके चेहरे से फौरी तौर पर जज नहीं कर पाते कि भाई आप ये फिल्म में काम किया था, या आपको जानते क्यों नहीं? इसकी एक अहम वजह क्या है, हर फिल्म में मेरा गेटअप अलग है, मतलब मैं किरदार के हिसाब से, आई डोंट नो, मेरे को शुरू से ऐसे ही है, ये किरदार एक एग्जाम्पल, एक किरदार है ये, तो ये किरदार कैसा होना चाहिए, मैं उसका स्केच एक बना लेके उस हिसाब से अपना हुलिया चेंज कर लेता हूँ, मैं कंप्लीट उसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ किरदार के, तो उस वजह से हर फिल्म में एक अलग अलग दिखते हैं। कई लोग तो मेरे सामने बोलते थे, अरे वो फिल्म में वो अच्छा क्या कौन था उनकी, नया, अरे नया नहीं, मैं हूँ, अरे आप है वो, ऐसा वो होते थे, क्योंकि पहचानना मुश्किल हो जाता था, कभी बाल लंबे हो जाते, कभी फ्रेंच बियर्ड हो जाती, कभी ऐसे हो जाते, हमें मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग शेड्स होते थे। सही बात। ये मेन वजह थी। ओके जी। सफ़ी साहब, वैसे वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि भाई जी। और भी बहुत सारी बातें आपसे की जा सके। जी। चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लानिंग में जी। क्या है, क्या आप फिर से प्लेज में जुड़ जाएंगे, या फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर फिल्मों की तरफ भी आपका रुझान रहेगा? नहीं, देखिए, फिल्में तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, प्लेस भी कर रहा हूँ। प्लेस थिएटर मेरे ज़िंदगी में कभी छूटी नहीं, वो तो चलते ही आ रहा है सिलसिला। 2017 से हम लोग रविंद्र भारती में मल्टीलिंगुअल थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसकी जानिब से हमने 500 के ऊपर कई बच्चों को ट्रेन किया इसमें। ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर और हमारे मामड़ी हरिकृष्ण साहब का बहुत बड़ा ताउन है, अपने KCR साहब का, जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं हमारे ज़रिए। तो ये तो चल रहा है। फिर मूवीज़ तो मेरे चल ही रहे हैं, हैदराबादी बंद हो गए हैं अभी, बंद क्या, फॉर द टाइमिंग बंद है, लेकिन मेरे तेलुगु मूवीज़ अभी चल रहे हैं, अभी चालू है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं वही जिक्र करना चाह रहा था हमारे नाज़रीन के लिए, वो तेलुगु फिल्म का जिक्र करें जो आपने लगभग 7 सीन कुछ लिखे थे, मल्लेशम, हाँ, जो हाँ, उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, वो भी आप थोड़ा सा तस्करा कर दीजिए। ये देखिए, ये मल्लेशम 2018 में या 19 में आई थी। मल्लेशम प्रियदर्शी की मूवी थी, राज साहब डायरेक्टर थे इसको 3-4 अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, काफ़ी अच्छी हिट फिल्म गई थी। ये फिल्म में 7-8 सीन मैं लिखा हूँ तेलुगु के। वो राज साहब का कहना था कि नहीं, इसमें थोड़ा हैदराबादी टच भी है विद तेलुगु, तो आप लिखे तो जस्टिफिकेशन होता बोल के, तो उसके सीन्स में लिखा। और राज साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये सीन्स इस्माइल भाई के ऊपर फिल्माए गए थे, जिसमें प्रियदर्शी के साथ। तो बोले, भाई सफ़ी भाई, आप ये सीन्स लिखें तो आप बुरा ना मानो तो आप ही डायरेक्ट कर लीजिए इसको। मैं बोला, बहुत बड़ी बात है, आप ये बोलना ही मुझे, इतने बड़े फिल्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्रेडिट मैं तो नहीं लूँगा, वो राज साहब का ही है, डायरेक्शन उन्हीं का था, बट उसके अंदर मेरा भी ताउन था। सीन वाइज तो मैंने लिखा था उसके। अच्छा जी, ये है जी। लेकिन फ्यूचर प्लान के बारे में आपने नहीं बताया, हाँ, क्योंकि मेरे अभी चल रहे हैं। अभी देखिए, एक 2 मूवीज़ कंप्लीट हो चुके हैं, तेलुगु मूवीज़। एक श्री मल्लेपू गौतम जी जिसके डायरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर एक पॉलिटिशियन का है, मेन नेगेटिव कैरेक्टर है उसमें अजय घोष का, उसके ऑपोजिट मेरा कैरेक्टर है। ये दोनों की टसल चलती है पूरे फिल्म में, पॉलिटिकल सोशियो ड्रामा है वो। इट्स अ वेरी नाइस कैरेक्टर, नाइस प्लेफुल लेंथ। और एक फिल्म है मेरी जो अभी शूटिंग 2 दिन की बाकी है अभी, उसका नाम अभी नहीं रखा है, एक थ्रिलर है तेलुगु, कृष्ण मोहन डायरेक्टर है उसके। और एक हिंदी मूवी एक है जो चल रही है अभी 56 घंटे, पोस्ट प्रोडक्शन में है अभी। फिर वेब सीरीज़ तो मेरे चल ही रहे हैं, 2-3 वेब सीरीज़ तो ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। एक वेब सीरीज़ किए थे गलती से मिस्टेक, जो कि पूरी मलेशिया में शूटिंग की है, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन अभी चालू है, जिसमें अपने एकदम हैदराबादी कॉमेडी है वो,
टोटली मलेशिया में शूट किए गए। अजीज़ नासिर, अकबर बिन तबर और मैं उसमें हैं जी। और फिर थिएटर तो अभी चालू है। फिर मेरा एक और एक प्रोडक्शन भी है इन पाइपलाइन, बगारे बैगन, जिसमें इस्माइल भाई उर्फ अपने धीचरण श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं उसमें, और थिएटर में डेब्यू कर रहे हैं हमारे साथ। ओके जी, बगारे बैगन जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब थिएटर के साथ साथ आप सोशल मीडिया से भी जुड़ गए हैं। देखिए, जैसा देश वैसा भेष, अब हालात के हिसाब से चलना है हमको। बिल्कुल, उसमें भी करना है, इसमें भी करना है इससे हट तो नहीं सकते। सही बात है जी। चलिए, आखिर में जो नौजवान इसको अपना कैरियर के तौर पर चुनना चाहते हैं, आप क्योंकि काफ़ी लंबी इनिंग इस एक्टिंग की फील्ड में, हाँ, देखिए, मेरा जो नौजवान इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, मेरी एक दिल से एक मशवरा है, पहले आप अपना करियर, अपना घर का चूल्हा चलाएं, इसको बतौर हॉबी आप स्टार्ट करिए। फिर जब आप इनकम अपनी रिप्लेस कर सकते, जब इसको फुल फ्लेश आइए। अदरवाइज़ बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप पहले अपना ज़रिया एक प्रोफेशन एक बनाइए, हॉबी है रखिए, बट काम करिए अपना, उसके बाद ही इसमें आइए। सही यही मेरा मशवरा है बस। सही बात। तो बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जानी साहब। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।